वेलकम अगेन इन द इकोनॉमिक सेशन। इस सेशन में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 60। क्वेश्चन नंबर 41, मशीन परचेज्ड इज ऑलवेज अ फाइनल गुड। डू यू एग्री? गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक मशीन को खरीदना हमेशा वो फाइनल गुड को ही शो करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और ये आंसर हमें देना है रीजन के साथ। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि कोई भी असेट अपने आप में ना तो फाइनल गुड है और ना ही इंटरमीडिएट। डिपेंड करता है उसे किसने खरीदा है और उसका वो इस्तेमाल कैसे करेगा। तो सबसे पहले बताएंगे कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं। नो, बिकॉज इफ मशीनरी इज परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड इट इज अ फाइनल गुड। अगर मशीन खरीदी है एक परिवार ने, हाउस होल्ड ने, तो वो कहलाएगी फाइनल गुड। And if the machine is brought by a firm for its own use, then also it is a final good. और अगर एक फर्म ने मशीन खरीदी है प्रोडक्शन करने के लिए, तो भी वो फाइनल गुड ही कहलाएगा, यानी कि एज एन एसेट मशीन को खरीदा गया है। इफ द मशीनरी इज ब्रॉट बाय अ फर्म फॉर रीसेल, लेकिन अगर एक फर्म ने रीसेल करने के लिए मशीन खरीदी है, देन इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। तो फिर उसे हम लोग फाइनल गुड नहीं कहेंगे, वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। तो इस तरह से मशीन को हमेशा खरीदना फाइनल गुड नहीं कहलाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। अभी जो पॉइंट्स आपको नीचे दिखाए जाएंगे, हमें बताना है कि इनको डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और आंसर देना है विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में यह बात इंपॉर्टेंट होती है कि इनकम अर्न कहां पर की गई है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि इनकम अर्न की गई है इंडिया में, तो यह डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, चाहे वो इनकम किसी ने भी अर्न की हो। अगर इनकम अर्न की गई है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में आएगी। पॉइंट नंबर बी, स्कॉलरशिप गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है, और ट्रांसफर इनकम ना तो नेशनल इनकम में शामिल की जाती है और ना ही डोमेस्टिक इनकम में। तो इसे शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है, या कह सकते हो ट्रांसफर पेमेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। फिर वही क्वेश्चन है सेम, हमें बताना है, ये नीचे आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में आएंगे या नहीं आएंगे। सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियंस वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। ये इनकम इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर पैदा हुई है, क्योंकि ये इनकम अर्न की गई है अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा, इसको पैदा किया गया और अर्न की गई है इंडियंस के द्वारा। तो अगर ये इनकम इंडिया की टेरिटरी के बाहर पैदा हुई है तो ये डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में नहीं आएगी। पॉइंट नंबर बी, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। अगर इंडियंस को रेंट मिला है सिंगापुर की प्रॉपर्टी से, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये इनकम सिंगापुर से अर्न की गई है, और सिंगापुर हमारी टेरिटरी के बाहर का देश है, वो हमारे देश की घरेलू सीमा में नहीं आता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, डिफाइन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, गिविंग रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देनी है, जो आपको पहले भी पढ़ाई गई है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल परचेज किए जाते हैं दूसरे गुड्स को बनाने के लिए, या फिर ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें खरीदा जाता है रीसेल पर्पस से। डेफिनेशन फिलहाल नहीं है, वो डेफिनेशन आप पुराने सेशन में जाकर देख सकते हैं। और आगे हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं।
परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री, अगर इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं किसी भी फर्म के द्वारा तो वो फाइनल गुड कहलाएगा, क्योंकि इसको इंस्टॉलेशन पर्पज से खरीदा गया है, यानी कि इसको कंज्यूम किया जाएगा। दैट मीन्स ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, असेट खरीदा गया है। कोई भी फर्म जब असेट खरीदती है यूज करने के लिए तो वो फाइनल प्रोडक्ट ही होता है। पॉइंट नंबर बी, फी पेड टू द लॉयर बाय अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर ने पैसा खर्च किया है लॉयर पर, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे और इसी वजह से ये कहलाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक प्रकार का एक्सपेंस है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाएगा और इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। फिलहाल हमें तो ये बताना था कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है कि फाइनल, तो ये इंटरमीडिएट है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गिविंग रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। पॉइंट नंबर ए, wheat grown by a farmer but used entirely for family's consumption, एक किसान ने गेहूं पैदा किया लेकिन उसको बेचा नहीं, पूरा का पूरा गेहूं अपने परिवार के लिए ही उसने उठाकर रख लिया कंज्यूम करने के लिए, इसे शामिल किया जाएगा नेशनल इनकम में, क्योंकि प्रोडक्शन देश में हुआ है। अब चाहे उसको किसान ने बेचा या अपने खुद के कंजम्पशन के लिए रख लिया, उसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। इसे ही बोलते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो टॉपिक आपको पहले भी पढ़ाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भी आपको पहले पढ़ाया गया था कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनको खरीदना या इनको बेचना, इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। यह केवल एक वित्तीय का लेन देन है, पैसा इधर से उधर हुआ है, इससे देश के गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर सी, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, इसे किया जाएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग, वाई शुड इट बी अवॉइडेड, डबल काउंटिंग क्या है और हमें इसे अवॉइड क्यों करना चाहिए। अगर नेशनल इनकम में किसी भी आइटम को एक से अधिक बार शामिल कर लिया गया है तो वही डबल काउंटिंग कहलाती है। हमें इसे अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर डबल काउंटिंग करेंगे तो नेशनल इनकम जितनी निकलनी चाहिए उससे ज़्यादा निकल के आएगी, यानी कि इससे ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज, ऑल्सो स्टेट दैट दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। These refers to activities of acquiring goods and services without using organized markets. Example, services of housewives, barter transactions, activities related with hobbies like painting, horse riding or any sport, vegetable grown in kitchen garden, etc. These activities are not included in national income. यानी कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज ये वो एक्टिविटीज हैं जिनके लिए कहीं कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, घर में औरतों के द्वारा किया गया जो कार्य है वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज हैं, इसलिए उनको नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। बार्टर ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज करते हैं। हॉबी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, चाहे आप पेंटिंग करते हो, हॉर्स राइडिंग करते हो या किसी स्पोर्ट में एंगेज रहते हो, इन एक्टिविटीज को नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहा जाता है और इन्हें नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48,
गिव रीजंस फॉर नॉट इंक्लूडिंग लेजर इन जीएनपी। लेजर का मतलब फ्री टाइम एक्टिविटीज, अर्थात वही एक्टिविटीज जो भी पिछले क्वेश्चन में आपको बताई गई, जिनको बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज। वही एक्टिविटीज कहलाती हैं लेजर एक्टिविटीज या फ्री टाइम एक्टिविटीज। उनको हमें रीजन के साथ बताना है कि शामिल क्यों नहीं किया जाता जीएनपी में। सिंस लेजर इज इंटेंजिबल एंड सब्जेक्टिव, लेजर इंटेंजिबल है, उन सर्विसेज को ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, और ये केवल सब्जेक्टिव हैं। कहने का मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट्स मार्केट वैल्यू। जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स या आपकी हॉबीज के द्वारा कोई भी जो कार्य किया जाता है उसकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसे फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। एंड अगेन इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू इम्प्यूट वैल्यू ऑफ इट, और ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग ये पता लगा सकें कि जो अपनी हॉबी की वजह से जो आपको संतुष्टि मिली है उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो संतुष्टि अनमोल होती है। हाउस वाइफ्स के द्वारा घर में जो काम किया जाता है उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इन चीजों की इंप्यूटेड वैल्यू को फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि इनको जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का यूज क्या है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेजर्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में हम लोग ये पता लगा सकते हैं नेशनल इनकम के द्वारा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है। एंड प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, और देश के लिए जो भी आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं उनके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है। नेशनल इनकम के द्वारा हम लोग अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज का इवेल्युएशन कर पाएंगे फ्यूचर में कि हमारे द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू की गई थी वो किस हद तक सफल रही। अगर देश की नेशनल इनकम काफी अच्छी निकल के आ रही है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी सफल रही है। यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज का इवेल्युएशन तभी हो सकता है जब नेशनल इनकम को निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, शो हाउ द सम ऑफ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जब देश में प्रोडक्शन होगा तो उससे इनकम जनरेट होगी, और जब इनकम जनरेट होगी तो वो इनकम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में बांट दी जाएगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच। तो इसका मतलब यही होता है कि देश में जब इनकम जनरेट होगी तो इनकम उतनी ही जनरेट होगी जितना कि देश में वैल्यू एडेड हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन होने पर, वैल्यू एडिशन का मतलब प्रोडक्शन होता है, वैल्यू एडेड होने पर प्रोडक्शन होगा, यानी कि इनकम जनरेट होगी और वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू एडेड इज आइडेंटिकल विद इनकम जनरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सपोज द जीडीपी एट एमपी of a country in a particular year was 1100 crore. Net factor income from abroad was 100 crores. The value of net indirect taxes was 150 crore and national income was 850 crore. Calculate aggregate value of depreciation. तो इस न्यूमेरिकल में क्योंकि हमें जीडीपी एट एमपी गिवन है और नेशनल इनकम भी गिवन है, तो इन दोनों की सहायता से हम लोग तैयार करेंगे एक फॉर्मूला, यानी कि जीडीपी एट एमपी को हमें कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। तो यहां पर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। जीडीपी एट एमपी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1100 करोड़, इसे पुट करेंगे जीडीपी की जगह। नेशनल इनकम गिवन था 850 करोड़, इसे पुट करेंगे इज इक्वल टू के दूसरी तरफ। डेप्रिसिएशन को एज इट इज उतारेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। एनएफआईए क्वेश्चन में गिवन था 100 करोड़ और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन थे 150 करोड़।
तो प्लस करेंगे 100 करोड़ और माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इक्वेशन में डेप्रिसिएशन क्योंकि इधर माइनस का है तो इज इक्वल टू के इधर जाकर ये हो जाएगा प्लस का, और ये 850 करोड़ इज इक्वल टू के इधर जब आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीएनपी ऑफ एन इकोनॉमी was 2500 crore in a particular year. The value of GNP of that country during the same year evaluated at the prices of some base year was 3000 करोड़। यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर नॉमिनल जीएनपी हमें गिवन है 2500 करोड़ और रियल जीएनपी गिवन है 3000 करोड़, क्योंकि ये बेस ईयर के हिसाब से हमें दी हुई है और बेस ईयर के हिसाब से जो जीएनपी हमारे सामने है इसका मतलब वो रियल जीएनपी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर ऑफ द ईयर इन परसेंटेज टर्म्स। जीएनपी डिफ्लेटर जो हमें दिखाया जाता है वो हमेशा परसेंटेज में ही निकल के आता है। और आगे पूछा गया है हैज द प्राइस लेवल राइजन बिटवीन द ईयर एंड द ईयर अंडर कंसिडरेशन, यानी कि प्राइसेस का लेवल पहले से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले यहां पर जीएनपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लिखा जाएगा नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। नॉमिनल जीएनपी क्वेश्चन में गिवन था 2500 और रियल जीएनपी गिवन था 3000। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से, जिससे कि निकल के आएगा जीएनपी डिफ्लेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। और ये इंडेक्स नंबर हमेशा 100 से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि बेस ईयर की प्राइसेस को हमेशा 100 ही एज्यूम किया जाता है। और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स नंबर फिलहाल निकल के आया है 83.33%, यानी कि जो चीज बेस ईयर में 100 रुपीज की थी एट प्रेजेंट वही चीज हमें मिलेगी 83.33 रुपीज की। जीएनपी डिफ्लेटर हमें परसेंटेज में दिखाता है कि प्राइसेस का लेवल कितना बढ़ा है या कितना घटा है। और क्योंकि ये वस्तु बेस ईयर में 100 रुपए की थी और अब हो गई है कम की 83.33, इसका मतलब प्राइसेस का लेवल पहले से नीचे आया है, यानी कि एवरेज प्राइसेस फॉलन इन द ईयर बाय 16.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। What are 4 factors of production and what is the remuneration to each of them? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हमें बताना है और उनको बदले में रेमुनरेशन क्या मिलती है वो हमें बताना है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और लैंड को हम लोग बदले में रेमुनरेशन पे करते हैं रेंट, लेबर को पे किया जाता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को बदले में मिलता है प्रॉफिट। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। स्टेट द फॉर्मूला दैट कन्वर्ट्स नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी को हमें कन्वर्ट करना है रियल जीडीपी में तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए पहले आसानी रहेगी आपके लिए कि आप पुट करें जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला, जो भी थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया गया था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में। तो रियल जीडीपी को इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और जीडीपी डिफ्लेटर जब इज इक्वल टू इधर आएगा तो वो डिवाइड में आएगा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से फॉर्मूला आपको दिखाई देगा इस प्रकार का, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट कर सकते हैं रियल जीडीपी में। यानी कि अगर हमें नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चन में गिवन है और हमें निकालनी है रियल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर दिया जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इससे नॉमिनल जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा रियल जीडीपी में। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 55, और ये क्वेश्चन 2009 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। गिव द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो सबसे पहले यहां पर आपको बताया गया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के साथ। इट मीन्स अ नॉन रेजिडेंट अर्न्स इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर एक गैर निवासी जो हमारे देश का निवासी नहीं है वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आके यानी कि घरेलू सीमा के अंदर आके पैसा अर्न कर रहा है तो ये हमारे देश के लिए कहलाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू अमेरिकन फ्रॉम इंडियन एम्बेसी। अगर अमेरिकन को सैलरी दी जा रही है इंडियन एम्बेसी से, यानी कि एक विदेशी, क्योंकि अमेरिकन तो फॉरेनर हो गया, और ये हमारी टेरिटरी में आके यानी कि इंडियन एम्बेसी से पैसा अर्न कर रहा है, तो यह एग्जाम्पल कहलाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का, जिसे इंक्लूड किया जाएगा डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि ये इनकम पैदा हुई है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। और ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। सेम ऐसे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है। इट मीन्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया अर्न्स इनकम फ्रॉम आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के निवासी भारत के बाहर जाकर पैसा अर्न करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से अगर पैसा अर्न किया गया है इंडियंस के द्वारा, हमारे देश के रेजिडेंट्स के द्वारा, तो वो हमारे देश के लिए कहलाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एग्जाम्पल, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियंस फ्रॉम अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। अगर इंडियंस को सैलरी मिल रही है अमेरिकन एम्बेसी से, और अमेरिकन एम्बेसी हमारे देश की टेरिटरी में नहीं आती, ये अमेरिकन टेरिटरी कहलाती है, तो ये हमारे देश के लिए कहलाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा क्योंकि ये इंडियंस की इनकम है, यानी कि रेजिडेंट्स की इनकम है, लेकिन इसे डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इनकम पैदा हुई है अमेरिकन एम्बेसी से, जो कि इंडियन टेरिटरी के बाहर मानी जाती है। नेक्स्ट, नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, NFI इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, while estimating national income, how will you treat the following? Give reasons for your answer. Point number 1, imputed rent of self-occupied houses. इसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। It is included because it is a part of factor income generated by self-occupied houses by providing हाउसिंग सर्विसेज, यानी कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज की सर्विसेज हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं, तो ये फैक्टर इनकम माना जाता है, जिसकी वजह से इसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। इसे बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट, इसी को कहा जाता है इम्प्यूटेड रेंट। देन पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर्स पर हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये भी फैक्टर इनकम होती है। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल हेल्प रिसीव्ड बाय फ्लड विक्टिम्स। इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम होती है, या लिख सकते हो ट्रांसफर पेमेंट, बात एक ही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं 2009 में आ चुका है एग्जाम में, 6 मार्क्स का। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अ हाउस। अगर मकान को बेचने पर प्रॉफिट हुआ है तो वही कहलाता है कैपिटल गेन, और ये कैपिटल गेन नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा क्योंकि सेकेंड हैंड असेट्स को बेचना या खरीदना नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। इसे अगर शामिल करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ये पहले भी शामिल हो चुका होगा जिस ईयर में इसका प्रोडक्शन हुआ होगा। पॉइंट नंबर 2, प्राइस वॉन इन अ लॉटरी। अगर एक लॉटरी में हमने कोई प्राइस जीता है तो इसे शामिल नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, क्योंकि ये विंडफॉल गेन है, और विंडफॉल गेन का मतलब ट्रांसफर पेमेंट ही माना जाता है। विंडफॉल गेन का मतलब अचानक मिलने वाली इनकम। और थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट। इसे भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कर्जा लिया होगा
उसे बोलते हैं पब्लिक डेब्ट, और ये कर्जा लिया होता है गवर्नमेंट ने कंजम्पशन पर्पज से, यानी कि इसे फैक्टर इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो ये ट्रांसफर इनकम मानी जाएगी, या लिख सकते हो ट्रांसफर पेमेंट, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। व्हेन कैन डोमेस्टिक प्रोडक्ट बी मोर देन नेशनल प्रोडक्ट? और ये क्वेश्चन भी 2009 में आ चुका है, 3 नंबर का। डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब यहां पर हम बताएंगे, उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट का मतलब बताएंगे। पहला पॉइंट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम पैदा हुई है तो वो सभी फैक्टर इनकम्स का सम कहलाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही पैदा की गई इनकम को हमें देखना है, और नेशनल इनकम में ध्यान दिया जाता है हमेशा रेजिडेंट्स पर, नॉर्मल रेजिडेंट्स पर। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स accruing to the normal residents of a country during an accounting year within and outside the country, या लिख सकते हो within and outside the territory, एक ही बात है। अगर हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कोई भी इनकम अर्न की है, देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उन सभी फैक्टर इनकम्स का सम कहलाता है नेशनल इनकम। दूसरा क्वेश्चन इसके आगे ये था कि व्हेन कैन डोमेस्टिक प्रोडक्ट बी मोर देन नेशनल प्रोडक्ट? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट से ज्यादा केवल तभी हो सकता है जब एनएफआईए नेगेटिव हो, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमें प्लस करना पड़ता है एनएफआईए, तब निकलती है नेशनल इनकम यानी कि नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर प्लस करेंगे एनएफआईए तब आएगी नेशनल इनकम। इसका मतलब तो ये हुआ कि नेशनल इनकम ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक इनकम ज्यादा कब हो सकती है? जब एनएफआईए नेगेटिव हो, यानी कि डोमेस्टिक इनकम में हम प्लस करेंगे एक नेगेटिव नंबर माइनस में, जिसकी वजह से नेशनल प्रोडक्ट हमें दिखाई देगा कि नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कम है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट से ज्यादा केवल तभी हो सकता है जब एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव हो। इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए जोड़ने पर ही आता है हमेशा नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ऑल्सो एक्सप्लेन 2 alternatives ways of avoiding the problem। डबल काउंटिंग का मतलब यहां पर हमें बताना है, तो यहां पर बताएंगे इट मीन्स काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम निकालते वक्त किसी भी आइटम को हमने एक से अधिक बार शामिल कर लिया है नेशनल इनकम में, तो यही डबल काउंटिंग कहलाती है। सर्टेन आइटम्स आर काउंटेड मोर देन वंस रिजल्टिंग इन ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूडेड। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक आइटम को एक से अधिक बार शामिल कर लेते हैं नेशनल इनकम में, जिसकी वजह से नेशनल इनकम ज्यादा निकल के आती है। अब नेशनल इनकम कितनी ज्यादा निकल के आएगी ये डिपेंड करता है इस बात पर कि हमने इंटरमीडिएट गुड्स को कितने हद तक शामिल किया है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए 2 तरीके आपको बताए गए थे, एक फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच और दूसरा वैल्यू एडेड अप्रोच। इन दोनों से ही हम लोग डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। और ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं 2010 में एग्जाम में 3 नंबर का आ चुका है। तो पहले बताया गया नॉमिनल जीडीपी के बारे में। नॉमिनल जीडीपी का मतलब वो जीडीपी जिसे करंट प्राइस पर मेजर किया गया होगा। करंट प्राइसेस का मतलब प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द ईयर ऑफ विच जीडीपी इज बीइंग मेजर्ड, यानी कि जिस साल की जीडीपी मेजर की जा रही है प्राइसेस भी उसी साल के लिए गए हैं। और रियल जीडीपी में जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, रियल जीडीपी हमेशा कांस्टेंट प्राइसेस पर ली जाती है। व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस, दैट इज प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। और कांस्टेंट प्राइसेस रिफर्स टू प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस।